Hello everyone, this is Ruby Rose. Welcome to my new channel Learn with Ruby Rose. Dear friends, कहते हैं कि सफलता की केवल एक दवाई रिवीजन कर लो मेरे भाई। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल, जिसमें टॉपिक मैं लेकर आ गई हूँ वर्षा। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावी होती है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती है, भारत की ओर आकृष्ट होती है तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती है। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है तथा प्रायद्वीप भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती है तो प्रचंड गर्जन तथा तड़ित झंझावात के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती है। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों में गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक भारत में 874.5 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का 99% है। वहीं भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षा 1236.4 मिलीमीटर होती है। भारत में सामान्य वार्षिक वर्षा 118.7 सेंटीमीटर होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा का ये फिगर है। कह रहे कि वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों से सर्वाधिक वर्षा होती है। मासीराम मेघालय भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासीराम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है, जहां मात्र 4.17 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जबकि सबसे कम वर्षा जो है लद्दाख का लेह जिला में दर्ज किया गया। आम्र वर्षा कर्नाटक व केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं, अतः आम की फसल अच्छी होती है। वर्ष 2021 में भारत की वार्षिक
राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 मिलीमीटर। तो चलिए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। कह रहे भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जो भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है कहाँ से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षा 1236.4 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 971.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का 99% है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो कह रहे हैं तमिलनाडु। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। तो 2 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो सिक्किम में। जो है कि अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है, सिक्किम में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो अजमेर और शिलांग में। अजमेर और शिलांग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु भारत की वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा 587 मिलीमीटर है, जबकि शिलांग जो पूर्वी खासी जिले में है 5160.8 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर और इसके तापमान का वार्षिक पर्सन 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, तो कह रहे हैं कि चेन्नई। इसका आंसर क्या होगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम, तो कह रहे हैं कि कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली है। आम्र वर्षा संबंधित है तो आम की फसल से। जो आम्र वर्षा है किससे संबंधित है, तो आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो लेह में। चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय राज्य में। मासीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था और चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है। फिर कह रहे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझती है। इसका कारण है कि उपरोक्त सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सभी कारण जो है कि ये देश प्यासी धरती समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो कह वर्षा के जल संचयन का। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक को बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन
जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा बी। क्या है? बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 16, मैप दिया हुआ है कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? तो कह रहे हैं कि 100 से 150 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 17, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ वहां आती है? कह रहे बालोतरा में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ढलान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन कारण दिया हुआ है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाती मिलेगी। तो इसका आंसर है कर ए आर दोनों से आर का सही व्याख्या करता है। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। अब पश्चिम की ओर पंजाब के मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 600 मिलीमीटर होती है, वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी, फलस्वरूप ये पौने ऊंचाई की ओर जाती मिलेगी। मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, तो कह रहे कि अखिल भारतीय जल विभाजक है। अखिल भारतीय जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें मैच करने के लिए दिया हुआ है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो इसका प्रमुख कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो इसका क्या होगा? समुद्र से क्या है? दूरी। इसका आंसर होगा सी। इसमें देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। चेन्नई मद्रास कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच का अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने के कारण हो सकता है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, कह रहे कि चेन्नई मद्रास में और जो है कोलकाता की अपेक्षा ये विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि कि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच अक्षांशीय अंतर चेन्नई से अधिक गर्म होने का कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा और दक्षिण हिमालय ये ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी औदाब से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 से भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो कह रहे हैं मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। तो 21 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे कथन कारण दिया है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो कह रहे दोनों सही है, ए आर कथन और आर ए का सही व्याख्या है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, चेरापूंजी स्थित है तो कह रहे खासी पहाड़िया में। जो चेरापूंजी वो कहाँ स्थित है तो खासी पहाड़िया में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है तो कह रहे चेन्नई में। शीतकालीन वर्षा आप देखते हैं, कह रहे कि भारत में शीतकालीन मानसून पौने स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण समांतर वर्षा नहीं करती है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है। भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ पवनें हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनमें हिमपात होता है, जिससे नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती है। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। तो भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार भारत में 1236.4 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 27.8 मिलीमीटर शीतकाल में, 155.6 मिलीमीटर पूर्व मानसून, 874.5 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून और 177.9 मिलीमीटर मानसून बाद वर्षा हुई थी। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। आइए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ये बाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब, तमिलनाडु। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। शरद काल में आंशिक रूप से दक्षिण पूर्व कर्नाटक में भी वर्षा होती है। तो दूसरा का बी सही है, पंजाब तमिलनाडु में शरद काल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, करो उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण है कि जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। करे ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 से निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? कह रहा है कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा होती है। केरल के आंशिक क्षेत्र में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कह रहे कोरोमंडल तट से।
किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कह रहे कि कोरोमंडल तट से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। कारण है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। तो कह रहे कि ये सही है लेकिन आर गलत है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो इस प्रकार ये सही और गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो जो शीतकाल में वर्षा होती है इसमें ए डी दोनों सही है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो करें पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा की विपरीत स्थिति है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कह रहे पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवातीय विक्षोभ का रूप है। इस रूप में चक्रवाती अवदाब के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। 10 का सी। अब प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं। कह रहे कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव आदि प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, परंतु मानव की अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है। इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिण पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न लगा दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंप क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता के दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अल्प तीव्रता क्षेत्र, मध्यम तीव्रता क्षेत्र, गहन तीव्रता क्षेत्र, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। इस क्षेत्र को आईएस कोड के तहत क्षेत्र कारक दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है।
यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भूकंप आता है। तो क्षेत्र जो है कि भूकंप क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जोन 5 है, कह रहे कि 5 भागों में बांटा गया। तो जोन 5 में ये कह रहे हैं कि भूकंप का जो है कि फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है, मतलब कि अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। तो इनमें देश के कुल भूक्षेत्र का 10.9% भूभाग आता है। और क्षेत्र 4 जोन 4 जो है, इस क्षेत्र का कारक IS कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र में शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल भूक्षेत्र का 17.3% भाग इसमें आता है। जोन 3 में देखते हैं, कह रहे इस क्षेत्र कारक में 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीप, भारत का भ्रंशी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदान का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। क्षेत्र 2 में इसका क्षेत्र कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1, 2 को 1 में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का 41.4% भूक्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंपीय प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो क्या है, TSU मीनिंग हार्बर तथा नामी मीनिंग वेव से बना है। भारत की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अधः स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, की स्थापना 1875 में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिसे वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे तथा अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किसी नदी या तटीय भाग में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार पुनः देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कह रहे कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में नई दिल्ली में हुई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे तथा अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।
किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जलस्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिसमें भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा नियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण तथा निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। चक्रवाती तूफान चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्रवात वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु, श्रीलंका को जनवरी, मार्च तथा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल में जून सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून बाद अक्टूबर दिसंबर दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढाल से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क व बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमानों पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। कह रहे कि भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। प्रश्न कोश में कह रहे कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो कह रहे कोरोमंडल तट। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो कह रहे कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 2, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो कह रहे आंध्र प्रदेश तट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो कह रहा है हैदराबाद। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया था। 2005 में हैदराबाद में किया गया था है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? तो कह रहा है नई दिल्ली में।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला, वर्ष 1928 में पुणे तथा अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका जो है कि मैच करने के लिए दिया हुआ तो बी सही है। कि वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश, 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय, गिरिपथ क्षेत्र, उत्तर भारत, सिंधु, गंगा बेसिन, कस्बे, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात जो है तो सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमानों पर खनन कार्य हुआ है। तो उपरोक्त के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही है? तो कह रहे हैं कि ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है कि बंगाल खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। तो कह रहे हैं कि यार दोनों सही है। देखिए आर ए का सही व्याख्या नहीं है। पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंशस्थल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो 9 का ए सही, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। इससे निकट भविष्य में अधिक भूकंप की आशंका है। तो ये कह रहे कि ए आर इसमें ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका बी सही क्या है? ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो उड़ीसा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। उड़ीसा में उड़ीसा चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित राज्य हैं, जिस कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है तो वह करें लातूर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो कर्नाटक पठार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें जो है कि भूकंपीय क्षेत्र सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जो कि कह रहे जो 5th है अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र है, 4th है गहन तीव्रता क्षेत्र है,
थर्ड मध्यम तीव्रता क्षेत्र है और सेकेंड अल्प तीव्रता क्षेत्र है। तीव्रता की दृष्टि से फिर इसके बाद 6, 7, 8, 9। 6 कम है, 7 डैमेज टू बिल्डिंग, 8 में है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, 9 में है कि वेरी हाई डैमेज। यहाँ क्षेत्र देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहे क्षेत्र 5 में इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक जोन फैक्टर 0.36 दिया गया। अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% का क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। क्षेत्र जोन 4 जो है, इस क्षेत्र का कारक IS कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें है। कह रहे कि जो जोन 4 है इसमें राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के कुछ भाग, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% इसमें आता है। क्षेत्र 3 में इसमें क्षेत्र कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीप भारत का भ्रंशी क्षेत्र। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदान का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है। और जोन 2 जो है कि इसका कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 और 2 को एक में समाहित कर जोन 2 का निर्धारण किया गया है। भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। तो भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे हैं कि इसमें A, B, D तीनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि भुज भूकंप मंडल 5 में है, हैदराबाद भूकंप मंडल 2 और चेन्नई भूकंप मंडल 3 में आता है। तो इसमें भुज 5 में और हैदराबाद 2 में और श्रीनगर 5 में और चेन्नई 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो कह रहे AR दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद का निक्षेपण के कारण छिछला होना है। गहराई में कमी होने के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। 16 भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर प्रदेश के निम्न से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर व्याख्या में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई नहीं दिया। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी। गौरतलब कि 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों, लगभग 3800 लोगों की मृत्यु हो गई। मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवात का प्रभाव कम करते हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील सुभेद्य देश है।
यूएनडीपी ने भी भारत का विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक घोषित किया। कथन 3 में उल्लेखित है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सत्य प्रतीत होता है। हालांकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में 3 में उल्लेखित है कि इंडिया इज डिजास्टर फ्री, आपदा मुक्त कंट्री, जो कि असत्य है। तो इसलिए इसका 18 का देख ले, ये 1 2 4 सही है, जबकि 3 असत्य। 1 2 4 सही है, जबकि कथन 3 असत्य अंग्रेजी संस्करण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इसमें भी मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो कह रहे कि बाढ़ जो है कि उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान, भूकंप हिमालय क्षेत्र, सूखा पश्चिम मध्य भारत का क्षेत्र, सुनामी भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। यह तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। तो कह रहे कि स्थानीय तापांतर। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण स्थानीय तापांतर है। हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है। तो कह रहे कि चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। तो कह रहे कि चर्चित ओखी अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान है, जिसने 30 नवंबर 2017 मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में व्यापक तबाही मचाई थी। तूफान के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की मंजूरी दी गई थी। तो इस प्रकार जो है कि आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, याद हो जाएगा। धन्यवाद।